प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ 3 हिमालय की बेटियां। ये कल हमने पाठ पढ़ा था और आज हम इस पाठ की सार पढ़ेंगे। इस पाठ का सार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। तो प्रस्तुत निबंध में उन नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलकर सागर पहुंचने तक कई रूप धारण कर लेती हैं। मैदानी इलाकों में ये नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं, किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली। इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूपणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उनके मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऐसा लेखक के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है हिमालय की बेटियां यानी कि नदियों के प्रति। लेखक हिमालय की यात्रा पर गया हुआ है, तो उसने देखा कि नदियों का एक अलग ही स्वरूप देखने को उसे मिलता है और उस स्वरूप को देख करके हैरान हो जाता है। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना, सतलुज मैदान में उतरकर इनकी विशाल जैसी आकार ले लेती हैं। हिमालय की गोद में अटखेलियां करती हुई उनकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियां क्यों अतृप्त हैं तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं, ऐसा लेखक सोच रहा है। वह कौन सी मंजिल है जिसे वो पाना चाहती हैं? कौन? नदियां, जहां पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद आते होंगे? ऐसा कवि सोचता है नदियों के प्रति। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उससे यह बात पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसा लेखक कह रहा है। यदि हम हिमालय से पूछेंगे तो मौन के सिवा हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये हिमालय के पिघलते हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो जा सकती है, लेकिन उससे यह इन रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा। कौन? लेखक। तो यहीं पर एक कालिदास का प्रसंग आता है। यक्ष का मैंने पाठ में पहले बता चुका हूँ कि यक्ष कुबेर के यहाँ पर फूल देने के लिए जाता है और उसे अपनी प्रेमिका के चक्कर में 1 साल का वनवास मिल जाता है और उसके चक्कर में वो प्रेयस मेघों को अपना मेघों के द्वारा संदेश भेजना चाह रहा है। मेघ डाकिया का काम कर रहे हैं। तो वही बात कालिदास ने अपने मेघदूत में वेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी तथा प्रेयसी का रूप भी देता है।
इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है, वह इन बहन भी बना रहा है, क्योंकि थोलिंग यानी कि तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलुज के किनारे जाकर बैठा था तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई को मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा लेती है, वैसे ही वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलुज बहन पर एक कविता लिख देता है। वो कविता है, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय चिंतित पर, चुपचाप हिमालय प्रकृति नटी के चित्रित पर पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो इस पाठ का ये सारांश था। कल से आपके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे।